गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का क्लास है हिस्ट्री का, इतिहास बताएंगे। और आज हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं जो काफ़ी बेसिक है और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग देखें, समझें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आप सभी जैसे अन्य विद्यार्थियों का भी इसका लाभ हो सके, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम लोग का यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी आगे बढ़े, अपने जीवन में सक्सेस हो। यही कारण है कि हम लोग ये क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज के जो क्लास है इंडियन हिस्ट्री क्लास है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंडियन हिस्ट्री क्या है, बारीकी से पढ़ेंगे और बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो आपको बता रहे हैं, इसको समझिएगा कि आखिर वो क्लास क्या है। तो चलिए, कुछ सवाल है। आखिर इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है? आखिर इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है? आपको थोड़ा सा हम आपको इसका डेमो बताना चाहेंगे। इसके आगे क्लास हम लोग लेके आएंगे काफ़ी डिटेलिंग में, लेकिन आखिर इतिहास का क्लास शुरुआत कहाँ से होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं हिस्ट्री के क्लास के बारे में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, अगर हम इतिहास की, तो इस इतिहास में अगर हम बात करें कि आखिर इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है, दूर से फ्रेश, इसका नजदीक से फ्रेश लगा, दूर से उतना। इसका जन्मदाता क्या है इतिहास का? तो देखिए, आपको अगर शुरुआत की बात करें तो जो इतिहास का जन्मदाता है, फादर कह सकते हैं, है ना। हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। मतलब इतिहास का जो पिता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये इतिहास का जो शुरुआत होता है, इतिहास का जो कालखंड है वो निम्न भागों में बांटा हुआ है। अगर हम इतिहास के कालखंडों की बात करें, कितने भागों में बांटा हुआ है, अगर इसका बात करें तो इतिहास का कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया भाई साहब, इसको समझिएगा। वो 3 काल कौन कौन है? जैसे ही आप इसको पढ़िएगा, इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसको बोलेंगे प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे अध इतिहास, इसको बोलेंगे अध इतिहास, अध इतिहास इसको हम कहेंगे। और उसको बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं, ऐतिहासिक काल इसको बोलेंगे, इसको अध इतिहास बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्राग इतिहास, प्राग इतिहास। यही 3 कालखंड है, यही 3 कालखंड है। अक्सर विद्यार्थी इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है। तो जो इतिहास का शुरुआत होता है, आपको शुरुआती पॉइंट यहाँ है, यहीं से शुरुआत होता है इतिहास का। यही 3 कालखंडों में बांटा हुआ है। अक्सर विद्यार्थी का ये मानना होता है कि अगर हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ लेंगे तो हो जाता है। अक्सर ये 3 लोग फिर आता है। उससे पीछे भी भाई क्लास है, आप उसको देखें, समझें और बारीकी से पढ़ें, तब जाके आपका हर चीज क्लियर हो पाएगा। ये 3 कालखंडों है। इस 3 कालखंडों को हम बहुत बारीकी से आपको बताएंगे। वन बाय क्लास में हम लेके आएंगे, सबका क्लास लेके आएंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। तो प्राग इतिहास, अध इतिहास और ऐतिहासिक काल। ये प्राग इतिहास क्या है? ये प्राग इतिहास क्या है? सबसे पहले समझिए प्राग इतिहास क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और इसको हिस्ट्री है। तो यहाँ इसी, अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल का बात करें तो इसको भी इसमें आता है, इसमें आ जाएगा आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 कालखंड, इसको हम पत्थर काल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पत्थर काल। तो पूरा पाषाण काल यहाँ यह वही समय है जहाँ पे खेती की शुरुआत होती, जहाँ पे पहली बार, कई बार सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा जीव है जिसको इंसानों ने पहली बार
पालना स्टार्ट किया था। तो इन सारे सवालों के जवाब हम लेके आएंगे अगले क्लास में। ऐसे कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि बताइए कि इंसानों ने खेती का शुरुआत करना, कृषि का शुरुआत करना कहाँ से किया, है ना, और कहाँ से किया, वो जगह क्या है। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि बताइए आदिवासियों ने चाहे पहली बार चित्र किसने बनाया, तो आदिवासियों ने बनाया। पहली बार चित्र कहाँ बना, किस जगह पर बना, किस जिला में बना, किस स्टेट में बना, किस देश में बना। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तो पहले ये जो हमने जो है आपको स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ एक आईना, मैंने एक दर्पण के रूप में दिखाया ताकि आप समझो इस बात को कि भाई इतिहास का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है। तो इतिहास का शुरुआत हमने बताया सबको वन बाई आप, ये सब बहुत लंबा है, इसको बताएंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सारे चीज को हमको कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आएंगे अर्ध ऐतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल में हम आएंगे, उस जब ये खत्म होगा इसी में पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा काल है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वह कौन सा काल है, जिस क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा काल है जिसमें वो खुद पढ़ा और खुद लिखा। तो भाई साहब यही वो ऐसा काल है जो खुदे लिखा, खुदे पढ़ा, किसी को इसका भाषा समझ में नहीं आया। अगर आपको समझना है तो आपको बता रहे हैं। आप लोग तो हड़प्पा सभ्यता का नाम सुने ही होइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता यह ऐसा काल था जब खुदे लिखा, खुदे पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उहे जाने उहे समझे। इस काल की बात बढ़े तो ई भाई तो प्योर अंगूठा छाप था। यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो पढ़े लिखे को पता ही नहीं चलता है, यहाँ तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। और जो पढ़बो किया इस काल में तो ये पढ़ा ये समझा। अब क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये समझा, हाँ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आपको पूरा तत्व के आधार पर इस बात को पता लगाया गया कि कैसे क्या पूरा तत्व में बहुत सारे चीजों को खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता में बात बोले तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही है, और उसके बाद विश्व के 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, है ना। यह भारत की आन बान शान है। आपको बता देते हैं मेसोपोटामिया, ऐसे मिस्र की सभ्यता और भी ये सभ्यता 4 सभ्यता है। तो इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसमें आदि ऐतिहासिक काल में आता है। यहीं पे आपको मोहनजोदड़ो पढ़ना है। यहीं पे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहीं पे आपको पढ़ना है चंद्रोदरी क्या है, कालीबंगान क्या है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो ये हड़प्पा सभ्यता हमने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो यहाँ पे आपको इसमें पढ़ना है, इस खंड में पढ़ना है। अभी आपको होता है कि प्री हिस्ट्री में आपको प्राग ऐतिहासिक मतलब इसमें पढ़ना है कि खेती बाड़ी के शुरुआत कैसे होता है। पत्थर पाषाण काल इसको बोलते हैं, पत्थर का युग कहते हैं, है ना। व्यक्तियों ने मतलब शुरुआत किया कि कैसे कैसे मतलब खेती बाड़ी होगी, पशुओं को पालना स्टार्ट करता है। यहाँ पे जीव थे, मतलब पूरे इससे पहले की बात बताते हैं तो बहुत आग का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये सारा चीज़ें इंसान का पैदाइशी कब से किया कैसे होता है, इन सब चीज़ में देखने को मिलता है। यहाँ तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता है। अगर इस काल में आप आते हैं यहाँ पर देखिएगा ऐतिहासिक काल में, तो यहीं पे आपको पढ़ना है, यहीं पे आपको पढ़ना है इसको। यहाँ पे 3 पर सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास, इसमें पढ़ना है आपको प्राचीन इतिहास। दूसरिका में पढ़ना है आपको मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और यहाँ तीसरिका में पढ़ना है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, जाननी पड़ेगी, है ना। तो ये जो आज क्लास स्टार्ट किए हैं कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक आईना था ताकि आपको बताएं कि ये सब क्या है ना। अगली क्लास जो हम लेके आएंगे, अगली क्लास, तो उसमें आपको हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर शुरू से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कि आखिर प्राग इतिहास क्या है, फिर इसको इन करेंगे, फिर ये बताएंगे, फिर ये सब आपको बता देंगे। तो ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि चलो, और बेसिक मजबूत भी हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आराम से आप निकाल सकते हैं, वो आप कंपटीशन हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, आप आसानी से इन सारे चीज़ को पढ़ के एक कंसेप्ट वे में आप ये सीखिएगा और आप सिंपल से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। तो उसके लिए आप
क्लास में बने रहिएगा, देखिएगा, फिर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि सबको फायदा हो सके। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे जो भी विद्यार्थी वो आगे बढ़े। तो इन सारे चीज़ों का क्लास हम लोग को नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। लेकिन एक चीज़ आज मेरे मन में एक बात खटक रहा है, जिसको हम चाह रहे हैं कि आपको बता देना। और थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या है, तो क्या है। उसको बताने से पहले एक चीज आपको बताएंगे कि हम आपको बताए हैं इस काल में हड़प्पा सभ्यता आता है। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम काल की बात बोले तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की काल में अनेक लोगों ने अनेक तरह की बात किया। अनेक जितने भी विद्वान आए उन्होंने तरह तरह की बात की कि इसका काल से क्या है। कोई इस बात मतलब कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है। लेकिन इसका जो करेक्ट काल है ना, जहाँ अधिकतर लोगों का मत है ना, जहाँ अधिकतर, मेरे कहने का मतलब कि अगर जहाँ जिसका अधिकतर वोट हो वो जीत जाएगा। तो कहने का जिसका अधिकतर जो मत रहा वह मत रहा कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाता है 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी से लेकर आपको 1750 बीसी यह काल माना जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक काल माना जाता है और इसके बाद ही वैदिक काल शुरू होता है। तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद ही आपको मतलब 1500 बीसी से वैदिक काल शुरू होता है, जिसको हम लोग इसमें नहीं इसमें पढ़ेंगे, है ना, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग उस चीज को। तो एक काल माना जाता है। तो फिर आपको हम ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन एक चीजें है जो सोच रहे कि आपको बता दे। तो अक्सर पूछते हैं लोग कि बताइए पटना पे शासन करने वाले मगध मतलब कि मगध पर शासन करने वाले राजाओं की संख्या कितनी थी। देखिए, हम जो बता रहे हैं ना, इससे कई गुना आगे जाके बता रहे हैं ना। स्टार्टिंग से बताएंगे तो सब बताएंगे हम, लेकिन आपको बता रहे हैं ना, थोड़ी सी चीजें आपको समझिएगा। मगध पे शासन करने वाले राजाओं की संख्या कितनी थी, तब बताते हैं 7 थी। भाई अब अगर इसका आप चर्चा करते हैं तो 16 महाजनपद हो जाएगा। वो 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम था मगध। मगध साम्राज्य। यहाँ एक से एक वीर पैदा हुए, थोड़ा सा दीजिएगा, बोला मिटा। तो यहाँ पे एक से एक मगध, यहाँ एक से एक वीर पैदा हुए। और यह इतिहास विश्व जानता है कि अपना मगध क्या था। यह मगध क्या था, थोड़ा सा इसको समझिए। इसको मिटाते हैं, है ना, यहीं पे इंड होता है। थोड़ी सी हम और चर्चा करेंगे, आप ध्यान से समझे इसको, है ना, ये क्या है। और फिर उसके बाद हम लोग लेके आएंगे अगले क्लास में इतिहास का। अगले क्लास में हम लोग इतिहास का जो क्लास लेके आएंगे वो हम लोग लेके आएंगे प्री हिस्ट्री क्या है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है ना। आप सब रखिए भाई साहब, हम सब बताएंगे आपको। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। हाँ, हम बता रहे थे कि बताइए मगध पे शासन करना वाला, मगध पर शासन करने वाले शासकों की संख्या, कितनी थी, 7। मगध पे शासन करने वाले शासकों की संख्या 7 थी। अब वह 7 कौन कौन था, एकदम आपको एक फंडा में बता दो, एक ट्रिक बताता है जिससे आप हमेशा के लिए उसको याद रखिएगा। वह कौन सा ट्रिक है, देखिए, एक फंडा याद रखिएगा, इसको ट्रिक है भाई, ट्रिक 7 बता दिए। देखिए, एक लाइन को याद रखिएगा, उस लाइन का नाम है हसीन मशुक शाह। इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा। हसीन, ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, हसीन है, मशीन हम लिख दिए। अच्छा समझिएगा, हसीन होता है। हसीन के जब मशीन लिखा था, मशीन लिखा हसीन लिखा था, ऐसा ही होता है ना। थोड़ा सा बोला था, सही लिखा था,
थोड़ा सा गलत है, खैर समझिए। हसीन मशूक शाह, एक ट्रिक याद रखिएगा, सातों राजा का नाम आपको याद हो जाएगा। हसीन मशूक शाह, ह से आप याद रख सकते हैं, ह से हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश। आप स से याद रखिए शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न से आप याद रखिएगा नंद वंश, नंद वंश। म से याद रखिएगा मर वंश, मर वंश। एक बात आपको बता देते हैं, एक बात आप समझिए, मगध साम्राज्य पर सबसे लंबा शासन करने वाला अगर कोई था तो वह मौर्य वंश था। सबसे लंबा शासन करने वाला वह मौर्य वंश था। और यहाँ पे जो मौर्य वंश में 10 राजा था, 10 राजाओं के बारे में पढ़ना है, मतलब 10 राजा थे, जिसमें सबसे प्रथम राजा आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटा आते हैं बिंदुसार, फिर उसके बेटा आते हैं अशोक सम्राट का। आप दुनिया जानता कि अशोक सम्राट क्या, इन्हीं को प्रियदर्शी राजा कहा जाता है, अशोक सम्राट का, जिन्होंने आगे चल के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद कई बार सवाल पूछा है कि बताइए राजा महान सम्राट अशोक को हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो वह कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो कलिंग युद्ध था वह गजब का युद्ध था, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये मौर्य वंश, उसके बाद आता है सु, मतलब शुंग वंश, शुंग वंश आता है, शुंग वंश। उसके बाद आता है, अगर इसका क से बोले तो इसको बोलेंगे कर्णा वंश, इसको बोलेंगे हम कर्णा वंश। और सह का मतलब होता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ये सातों है, जिसके हम लोग आगे पढ़ेंगे तो काफी डिटेलिंग इसको चर्चा करेंगे, बताएंगे क्या चीज है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सबको 1 बाय 1 बारी से बताएंगे। आपको तो पिछले क्लास अभी तो पीछे बताया किया है। तो ये फंडा याद रखिएगा, काफी बेहतरीन है। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो मगध का शुरुआत होता है, ये इसका बेटा हर्यक वंश जो था, बिंबिसार नाम था, हर्यक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। और उसके बाद उसके बेटा था अजातशत्रु के बेटा था, आपको बता रहे हैं कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। कई बार सवाल पूछा है भाई, बताओ कि पटना की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया, ये सवाल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंबिसार को उसका बेटा बिंबिसार को उसका बेटा अजातशत्रु ने मार दिया, और अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन ने मार दिया। गजब का खेला है, ऐसा ही चलते रहे शासन, या उसको वो मारा। हाँ, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, जब सिकंदर का आप लोग नाम सुने ही होंगे, जब सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर जब दुनिया को जीतने के लिए निकला, और तो बताओ जब वह भारत आया सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, तो क्वेश्चन पूछता है कि जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध का शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है कि बताइए यह प्रक्रिया क्या है, क्या हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ आपको सवाल था कि बताओ कि विश्व विजेता जब सिकंदर भारत आया, उस समय का राजा कौन था, उस समय का राजा। और सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, आप बने रहिए, तो बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे सिकंदर का, है ना। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध का शासक कौन था। जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध का शासक कौन था, ये सवाल रहा। जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध का शासक कौन था, एकदम समझिएगा। उस समय का राजा था घानानंद उस समय का राजा था। घानानंद किस वंश का शासक था भाई, नंद वंश का था, नंद वंश का शासक था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, बताओ जब सिकंदर भारत आया तो बताओ उसमें किस वंश का शासन चल रहा था।
तो नंदवंश का शासन चल रहा था, नंदवंश का शासन चल रहा था और उस समय घानानंद था। और भाई यही समय है यह आप लोग चाणक्य को जानते ही हैं। चाणक्य को पता चल गया कि सिकंदर आ रहा है, चाणक्य को पता चल चुका भाई, वो विद्वान थे, वो मतलब आपको एक शिक्षक थे, बहुत बड़े विद्वान थे भी, शिक्षक भी थे, पढ़ाते थे। तो उसके बाद आपको बता देते हैं कि उन्होंने आगे राजा से कहा कि भाई साहब आप यहाँ नाच गाना बजाना देख रहे हैं, यहाँ पे दुश्मन भारत में ही घुस रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने चाणक्य को उठा के बिगवा दिया, अपने दरबारियों से कहा कि ले जाओ इसको बिग दो। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, तेरे को तो हम सल्टेंगे बाद में। उन्होंने उनको एक 12 साल का बच्चा बचाया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने उन्हीं को तैयार किया। और लास्ट में पहले तो उन्होंने सिकंदर से सल्टा, फिर घानानंद से सल्टा। तो आपको समझ में आ गया कि यही कारण हुआ कि नंद वंश का विनाश हुआ और मौर्य वंश का स्थापना हुआ। यह प्रोसेस चलता रहा। तो चलिए आज हम लोग काफी चीजों पर डिस्कस किए, काफी नॉलेज लिए, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।